को जरा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का सिखवाल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? अपन पंचायती राज को हैं जो पढ़ रहे थे। पंचायती राज की एक क्लास हो चुकी है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, उस क्लास को देख लीजिएगा। उस क्लास को देखने के बाद यदि आप इसे देखोगे, वैसे तो दो क्लास हो चुकी है, एक स्थानीय स्वशासन की और फिर पंचायती राज का पार्ट फर्स्ट, वो दो क्लास हो चुकी है। उन दो क्लासों को देखने के बाद इस क्लास को देखना तो ज्यादा ढंग से समझ पाओगे। और मैं प्रयास करूंगा कि पिछली क्लास में जो पढ़ाया उसका आज रिवीजन भी करवा दूं थोड़ा सा, ताकि जो आप आसानी से जो क्लासों को कनेक्ट कर पाओ। और आज दोस्तों यह पंचायती राज की लास्ट क्लास रहेगी, पार्ट 3 लेके अपन नहीं आएंगे। आज भले ही कितना ही समय लगे, 2 घंटे का समय लगे, 1.5 घंटे का समय लगे या 1 घंटे का समय लगे, अपन है जो दोस्तों आज पंचायती राज को पूरा करेंगे। कल अपन दोस्तों अपन नगरीय स्वशासन को पूरा पढ़ेंगे। और परसों क्या रहेगा दोस्तों? परसों अपने ये मैराथन क्लास रहेगी, सभी को आना है। एक भी विद्यार्थी इस दिन है जो अनुपस्थित नहीं होना चाहिए। शाम को 4 बजे से 24 तारीख को शाम को 4 बजे से है जो दोस्तों अपनी यह क्लास प्रारंभ हो जाएगी। और 4 बजे से लेकर के दोस्तों जब तक अपन पूरी स्टेट पॉलिटी का RS प्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग रिवीजन नहीं कर लेते, तब तक है जो क्लास चलती रहेगी। तो इस क्लास पे है जो आप सभी की आवश्यकता है, आप सभी को इस क्लास की आवश्यकता है और मुझे आप सभी की इस क्लास में आवश्यकता है। YouTube पे प्लेलिस्ट लगी हुई है, उस पे जाकर के लाइक का बटन दबा दो और नोटिफाई मी को है जो कर लो। हाँ जी, बिल्कुल सभी हैं जो बिल्कुल समय पे हैं जो क्लास में आ गए हैं। प्रजापत जी, हेमराज जी, डुग्गू जी शायद कल एब्सेंट थे, समर जी बिल्कुल, हाँ जी अच्छे लग रहे हो। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। काफी पुराना शर्ट है जो हमने पहना है, जिस समय हम बहुत मोटे हुआ करते थे, फिर किसी ने मोटिवेट किया कि वेट कम किया जाए, तो थोड़ा अब वेट कम हो गया है। बाकी आज है जो ये शर्ट पहन लिया पुराने दिनों की यादें करने के लिए। अब है जो अपन दोस्तों पढ़ते हैं, पढ़ना है जो प्रारंभ कर लेते हैं। दोस्तों कल क्या पढ़ा था, थोड़ा सा उसका रिवीजन करते हैं, उसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे, परंतु फटाफट है जो रिवीजन कर लेंगे, ताकि आज है जो आप आज की क्लास को बेहतर ढंग से कनेक्ट कर पाओ। तो कल क्या पढ़ना प्रारंभ किया था अपन ने? 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन है जो अपन ने पढ़ना प्रारंभ किया था। और दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992, इसमें पहली चीज जो इंपॉर्टेंट थी वो क्या देखी कि ये लागू कब हुआ था। ये कब लागू हुआ था आप सभी ने कल पढ़ रखा है, तो कमेंट बॉक्स में बताते जाओ। तो ये लागू हुआ था दोस्तों, ये लागू हुआ था 24 अप्रैल को। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हुआ था। और इसी दिन अपन कौन सा दिवस मनाते हैं? पंचायती राज दिवस है जो मनाते हैं, इसी दिन अपन पंचायती राज दिवस मनाते हैं। फिर अपन ने देखा कि इस संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान क्या क्या किए गए थे, प्रावधान क्या किए गए थे। तो अपन ने देखा कि दोस्तों एक तो 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे। कहां पे? भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में 16 अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद 243 से लेकर के अनुच्छेद 243 ओ तक टोटल 16 अनुच्छेद जोड़े गए संविधान में। और दोस्तों आपके एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और दोस्तों उसमें 29 विषयों का उल्लेख किया गया। ये 16 अनुच्छेद किससे संबंधित थे? पंचायती राज शासन व्यवस्था से संबंधित थे। फिर है जो दोस्तों अपन ने देखा कि चूंकि पंचायती राज क्या है? स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो दोस्तों राज्यों को कहा, मतलब राज्य सूची का विषय है, तो राज्यों को कहा कि आप हैं जो इस पे अपने अपने कानून बनाओ। तो कानून बनाने के मामले में कर्नाटक है जो क्या रहा दोस्तों? कर्नाटक है जो पहला राज्य रहा। 10 मई को, कब दोस्तों? 10 मई 1993 को ही है जो कर्नाटक ने अपना कानून बना लिया। इसके बाद अपन ने देखा कि भाई राजस्थान ने अपना कानून कब बनाया? तो राजस्थान ने 1 साल की अवधि पूरी होने से 1 दिन पहले कानून बना दिया और उसे लागू कर दिया 23 अप्रैल को। तो यदि आपसे यह पूछा जाए कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्थाएं कब प्रारंभ हुई, तो 23 अप्रैल 1994 को है जो प्रारंभ हो गई। जब राजस्थान का पंचायती राज अधिनियम
1994 दोस्तों लागू हो गया 23 अप्रैल 1994 को। तो दोस्तों इसके बाद क्या हुए, पंचायती राज के चुनाव हुए, और चुनाव कब हुए थे, 1995 में है जो चुनाव हुए। तो अब तक पंचायती राज के चुनाव कितनी बार हो चुके हैं दोस्तों, पहले कुछ चुनाव हैं जो पंचायती राज विभाग द्वारा करवाए गए, कुछ चुनाव दोस्तों आपके निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए गए। तो अब तक कितनी बार हो गए, कल चर्चा की थी कि 11 बार हैं जो चुनाव हो चुके हैं। फिर अपन ने देखा कि नियम कब आए, तो नियम में अपन ने देखा कि 1996 में है जो नियम आ गए थे। इन बातों को पढ़ने के बाद है जो अपन आगे बढ़े, और कहां पहुंचे दोस्तों, अपन आगे बढ़े और देखा कि जो अनुच्छेद जोड़े गए, कितने, जो 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे, उन 16 अनुच्छेदों को एक एक करके हैं जो अपन ने पढ़ना प्रारंभ किया। तो उन अनुच्छेदों में कौन से प्रावधान है ये याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से सुमेलित करने के लिए प्रश्न आते हैं। फिर अपन ने देखा कौन सा अनुच्छेद दोस्तों, सबसे पहला अनुच्छेद देखा अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 में क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख दो दोस्तों। अनुच्छेद 243 में तो वैसे परिभाषाएं हैं, क्या है दोस्तों, डेफिनेशन है, परंतु किस किस की डेफिनेशन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर अपन ने देखा अनुच्छेद 243A, कौन सा अनुच्छेद देखा, 243A। इसमें क्या था, ग्राम सभा, क्या था दोस्तों, ग्राम सभा की शक्तियां और कार्य, ग्राम सभा की शक्तियां और कार्य कहां पे उल्लेखित थे दोस्तों, आपके अनुच्छेद 243A में उल्लेखित थे। तो ग्राम सभा कौन से कार्य करेगी, कौन सी पावर होगी, ये बात है जो अनुच्छेद 243A में बताई गई। और क्या कहा गया कि ग्राम सभा वही कार्य और वही शक्तियां का प्रयोग करेगी जो उसे राज्य विधानमंडल प्रदान करे, राज्य विधानमंडल। तो ग्राम सभा के कार्य निर्धारित करने की शक्ति किसमें थी, राज्य विधानमंडल में थी। यानी कि राजस्थान की विधानसभा में, राजस्थान की विधानसभा ने पंचायती राज अधिनियम 1994 में पारित किया, और उस पंचायती राज अधिनियम 1994, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा कौन सी थी, धारा 8 में दोस्तों, कौन सी धारा में, धारा 8 में जो ग्राम सभा की शक्तियों के बारे में बात की गई। इस संदर्भ में आपने देखा कि ग्राम सभा की बैठक होती है, बैठक सरपंच बुलाता है, वर्ष में 2 होना अनिवार्य है, राजस्थान में 4 होती हैं, और 2 विशेष बैठक भी हो सकती है इन 4 के अलावा। 4 कब कब होती हैं, तो अपन ने देखा कि एक है जो आपके 26 जनवरी को, एक 15 अगस्त को, एक 1 मई मजदूर दिवस को, और एक दोस्तों गांधी जी के जयंती के अवसर पे 2 अक्टूबर को। 2 विशेष बैठकें हो सकती हैं कब कब, एक 8 मार्च को, और एक कब हो रही थी दोस्तों, आपके नेहरू जी की जयंती 14 नवंबर को। इन बैठकों के बारे में चर्चा की। इसके बाद अपन ने देखा कि इन बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो अपन ने देखा कि इन बैठकों की अध्यक्षता आपके सरपंच साहब करते हैं। इन बैठकों का कार्यवर्त कौन रखता है, वीडियो रखता है। फिर अपन ने दोस्तों विशेष बैठक की भी बात की, संयुक्त बैठक की भी बात की, और गणपूर्ति की भी बात की। गणपूर्ति कितनी थी, 1/10 थी। कितनी थी दोस्तों, 1/10 थी। सही कह रहे हैं प्रजापति जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। 8, 14, 26, 1 बिल्कुल सही कह रहे हो। हरिओम जी, जय सिया राम। हरिओम जी, हेमराज जी, जिला व गांव की परिभाषा, बिल्कुल जिला गांव और ग्राम सभा और दोस्तों पंचायत, मध्यवर्ती सेक्टर, इन सभी की परिभाषाएं अनुच्छेद 243 में है। फिर दोस्तों अपन ने जो अगला अनुच्छेद देखा, वो अगला अनुच्छेद कौन सा था, वो अगला अनुच्छेद था दोस्तों अनुच्छेद 243B। बी में क्या था दोस्तों, ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात थी, और कहा गया कि ग्राम पंचायत संस्थाएं कैसी होगी दोस्तों, त्रिस्तरीय होगी। मतलब 3 स्तर पे है जो ग्राम पंचायत संस्थाओं का गठन किया जाएगा, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर। परंतु जहां पे जनसंख्या 20 लाख से कम होगी, जिस राज्य में जनसंख्या 20 लाख से कम होगी, वहां पे मध्यवर्ती स्तर है जो नहीं होगा, वहां पे मध्यवर्ती स्तर है जो नहीं होगा। यानी कि वहां पे 2 स्तर की है जो ग्राम पंचायत संस्थाएं हो सकती हैं। ये बात अनुच्छेद 243B में कही गई। इसके बाद अपन ने अनुच्छेद देखा, कौन सा अनुच्छेद देखा, 243C। सी में क्या थी दोस्तों, संरचना के बारे में बात की गई थी। संरचना कौन निर्धारित करेगा, क्या होगी, राज्य विधानमंडल निर्धारित करेगा। राज्य का जो विधानमंडल है वो है जो संरचना के बारे में निर्धारित करेगा। और अपन ने देखा कि राजस्थान में
जो संरचना क्या बताई गई कि ग्राम पंचायत पे कैसे, ग्राम पंचायत पे सरपंच का चुनाव कैसे होगा, उप सरपंच कैसे होगा, इन सभी के बारे में जो अपन ने विस्तार से बात की। इसके बाद जो अपन ने अनुच्छेद देखा दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद देखा? अनुच्छेद 243 डी देखा। डी में क्या था दोस्तों? आरक्षण था। क्या था दोस्तों? डी में आरक्षण था। और आरक्षण के बारे में अपन ने क्या देखा कि आरक्षण किसे किसे मिलेगा? एससी को मिलेगा, एसटी को मिलेगा जनसंख्या के अनुपात में। कैसे मिलेगा? जनसंख्या के अनुपात में मिलेगा। परंतु महिलाओं को आरक्षण जो मिलेगा वो अनिवार्य रूप से 33% होगा, परंतु राजस्थान में कितना था? 50% था। फिर देखा कि ओबीसी को भी आरक्षण दिया जा सकता है। कौन देगा? राज्य विधानमंडल देगा। और राजस्थान में 21% आरक्षण है जो ओबीसी को दिया गया। ये जो आरक्षण है ये अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद? 334 के अधीन है। यानी कि ये आरक्षण जो अनुच्छेद 334 में प्रावधान किए गए हैं कि राजनीतिक आरक्षण 10 वर्षों के लिए होगा। जिस दिन संविधान संशोधन द्वारा राजनीतिक आरक्षणों को नहीं बढ़ाया जाएगा, इस दिन ये आरक्षण भी क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद जो अपन ने अगला अनुच्छेद देखा वो अनुच्छेद कौन सा था? अनुच्छेद 243। कौन सा था दोस्तों? ई में क्या था दोस्तों? अवधि थी। अवधि थी किसकी अवधि? पंचायतों की अवधि। तो क्या देखा कि प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष की है जो अवधि होगी। यदि विखंडन होता है तो 6 माह में चुनाव होंगे, और 6 माह के चुनाव के बाद जो गठित होगी ग्राम पंचायत या कोई भी संस्था, वह शेष कार्यकाल के लिए होगी। शेष कार्यकाल के लिए होगी। ये बात भी है जो अपन ने देखी। इसके बाद जो दोस्तों अगला अनुच्छेद देखा अपन ने, अनुच्छेद देखा 243 एफ में क्या थी? अयोग्यताएं थी। अयोग्यताएं थी। इसमें अपन ने देखा कि पहली अयोग्यता तो क्या है? यदि किसी की आयु 21 वर्ष से कम है तो वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा। यानी कि पहली योग्यता यह हो गई कि न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष है। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। फिर अपन ने देखा कि जो अन्य अयोग्यता है वो राज्य विधानमंडल तय करेगा। और उसमें देखा कि यदि किसी के घर में 27 नवंबर 1995 के बाद 2 बच्चों का जन्म हुआ है तो वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा। परंतु यदि उसके घर में दिव्यांग बच्चे का जन्म हुआ है तो वो काउंट नहीं होगा, और जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ है तो भी वो है जो काउंट नहीं होगा। इसके बाद अपन ने कुछ शर्तों का भी उल्लेख किया कि चुनाव लड़ने के लिए एक ही स्थान पे वो चुनाव लड़ पाएगा, उसी स्थान से चुनाव लड़ेगा जहां पे उसका निर्वाचन नामावली में नाम हो। वह दोस्तों आपके विधानमंडल या फिर संसद का सदस्य है जो नहीं बन पाएगा। इतनी सारी बातें हैं जो अपन ने कर ली थी। बिल्कुल मंजू जी सही कह रहे हैं, समर सिंह जी भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रजापत जी भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल इतना है जो अपन ने पढ़ लिया था। अब इससे आगे का अपन पढ़ेंगे, उसको आराम से पढ़ेंगे। ये तो रिवीजन कराया, थोड़ा फास्ट हो करवाया रिवीजन, ताकि आपको है जो ये महसूस नहीं हो कि पढ़ लिया, उसमें है जो फिर से समय है जो जाया हो रहा है। अब दोस्तों अपन एक एक अनुच्छेद को इत्मीनान से पढ़ेंगे। हाँ जी, एफ के बाद क्या आता है दोस्तों? अनुच्छेद कौन सा आ गया? अगला अनुच्छेद आ गया अनुच्छेद 243 जी। अनुच्छेद 243 जी में क्या है? पंचायतों के कार्य हैं। पंचायती राज संस्थाओं के कार्य। पंचायती राज संस्थाओं के कार्य कहां पे उल्लेखित हैं दोस्तों? पंचायती राज संस्थाओं के कार्य अनुच्छेद 243 जी में उल्लेखित है। कहां पे हैं? अनुच्छेद 243 जी में है जो उल्लेखित है। और इसमें क्या कहा गया? पंचायती राज संस्थाएं किन विषयों पे कानून बनाएगी या किन विषयों पे अपना शासन चला पाएगी। तो जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची में उल्लेखित जो 29 विषय हैं, कितने विषय? जो 29 विषय हैं उस पे जो कानून बनाने के लिए या उस पे शासन संचालित करने के लिए कौन अधिकृत हैं? पंचायती राज संस्थाएं हैं जो अधिकृत हैं। और इन 29 विषयों में से पंचायती राज संस्थाओं को कितना दिया जाएगा यह निर्धारित कौन करेगा? राज्य विधानमंडल करेगा। कौन करेगा दोस्तों? राज्य विधानमंडल करेगा। राज्य विधानमंडल है जो करेगा। क्या समझे कि
पंचायती राज संस्थाएं कौन से कार्य करेगी? तो 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय दिए गए हैं उन विषयों पे कानून बनाना और उन विषयों पे शासन का संचालन करने का अधिकार किसका है? पंचायती राज संस्थाओं का है। परंतु ये जो 29 विषय दे रखे हैं, इन 29 में से कितने विषय पंचायती राज संस्थाओं को वास्तव में प्रदान किए जाएंगे, यह निर्धारित कौन करेगा? राज्य विधानमंडल है जो निर्धारित करेगा। तो राजस्थान के विधानमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय प्रदान किए? तो 2010 तक, तो कब तक दोस्तों? 2010 तक तो सिर्फ 16 विषय हैं जो प्रदान किए गए थे। फिर दोस्तों अशोक गहलोत जी को लगा कि भाई गांधी जी की जयंती आ रही है, इस शुभ अवसर पे कुछ और सब्जेक्ट हैं जो पंचायती राज संस्थाओं को दे दिए जाए। तो दोस्तों 2 अक्टूबर 2010 को ही दोस्तों पंचायतों को 5 और विषय हैं जो प्रदान किए गए। कौन कौन से 5 विषय प्रदान किए गए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। पहला कौन सा विषय दोस्तों? पहला आपके कृषि विषय दिया गया। 5 विषयों में जो 2 अक्टूबर 2010 को पंचायतों को और 5 विषय हस्तांतरित किए, उनमें पहला कृषि है। दूसरा कौन सा है दोस्तों? दूसरा प्राथमिक शिक्षा है। कौन सा है दोस्तों? प्राथमिक शिक्षा। यहां से प्रश्न आया है दोस्तों, इन 500 सब्जेक्टों को आपको याद रखना है। तीसरा कौन सा है दोस्तों? चिकित्सा और स्वास्थ्य। चिकित्सा और स्वास्थ्य का सब्जेक्ट है जो हस्तांतरित किया गया। 4th नंबर है महिला एवं बाल विकास। महिला एवं बाल विकास है जो सब्जेक्ट दिया गया। और 5 नंबर पे कौन सा था दोस्तों? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सब्जेक्ट हैं जो किसे दिए गए? पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए। तो वर्तमान में कितने सब्जेक्ट हैं जो वर्तमान में कितने विषयों का राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण कर दिया गया है? तो दोस्तों 16 + 5 कितने होते हैं? 21 होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा गया है, याद रखना दोस्तों। और ये 5 विषय कौन से हैं ये भी पूछे गए हैं, ये भी याद में रखना। तो अनुच्छेद 243 जी क्या कहता है? कार्यों के बारे में बात करता है। कार्य कौन से करेंगे? 11वीं अनुसूची में उल्लेखित जो 29 विषय हैं, उन 29 विषयों पे कार्य कौन करेगा? पंचायती राज संस्थाएं करेगी। उन 29 विषयों में से कितने विषय पंचायतों को हस्तांतरित करने हैं, यह निर्धारित कौन करेगा? राज्य विधानमंडल करेगा। राजस्थान में कितने विषय अब तक हस्तांतरित किए जा चुके हैं? 2010 तक तो 16 विषय थे, 2010 में 5 विषय और किए गए और अब कितने हो गए? 21 हो गए। तो ये बात है जो दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने में क्या दिक्कत है? स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो, ये एक अनुच्छेद क्लियर हुआ। जैसे जैसे अनुच्छेद क्लियर होते रहेंगे अपन स्क्रीनशॉट ले लेके आगे बढ़ते रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, वैसे स्क्रीनशॉट लेने की इतनी जरूरत नहीं है, मानचित्रावली में है जो दोस्तों लगभग सारी बातें लिखी हुई है, परंतु मेरा प्रयास रहता है कि उससे थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट भी आपको है जो प्रदान किया जाए। और पीडीएफ मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल यदि आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दो, वहां पे इन सभी की पीडीएफ है जो मिल जाती है। हाँ जी, अब देखिए दोस्तों, अगला अनुच्छेद लेते हैं। अनुच्छेद 243 जी के बाद कौन सा आता है? अनुच्छेद 243 एच में क्या कहा गया है कि पंचायती राज संस्थाएं कौन से कर लगा पाएगी और पंचायती राज निधियों के बारे में, पंचायतों की निधियों के बारे में उल्लेख का है। अनुच्छेद 243 एच में है। पंचायती राज संस्थाएं कौन से टैक्स लगा पाएगी और पंचायती राज संस्थाओं की जो निधि होगी, जो कोष होंगे, उनके बारे में बात कहां पे की गई है? उनके बारे में दोस्तों अनुच्छेद 243 एच में है जो बात की गई है। कहां पे की गई है? अनुच्छेद 243 एच में बात की गई है। क्या कहा गया कि राज्य विधानमंडल कर लगाने की अनुमति कौन देगा? राज्य विधानमंडल ही देगा। राज्य विधानमंडल देगा। और राज्य विधानमंडल क्या कर सकता है? पंचायतों को दोस्तों भूमि कर लगाने की अनुमति दे सकता है, जल से संबंधित कर लगाने की अनुमति दे सकता है, पथ से संबंधित कर लगाने की अनुमति दे सकता है। कौन? राज्य विधानमंडल। सिंचाई से संबंधित कर लगाने की अनुमति है जो दे सकता है।
और दोस्तों अन्य कई प्रकार से, जैसे मेलों पे कर लगाने की, मेलों पे कर शुल्क वगैरह लगाने की शक्ति किसके पास है? पंचायतों के पास है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 243H कहता है। परंतु ये शक्ति उसके पास आएगी कैसे? राज्य विधानमंडल द्वारा आएगी। यदि राज्य विधानमंडल उसे ये शक्ति देगा तो ये शक्ति मिल जाएगी, अन्यथा ये पावर भी उसे नहीं मिलेगी। और निधियों के बारे में बात की गई कि कोष वगैरह बनेंगे पंचायतों से संबंधित, और पंचायतों से संबंधित कोष बनाने का अधिकार भी किसका? राज्य विधानमंडल का। ग्राम पंचायत पे एक कोष होगा दोस्तों, पंचायत समिति पे एक कोष होगा, और जिला परिषद पे भी एक कोष है जो बन सकता है, जहां से एक दोस्तों क्या, जहां से राज्य की संचित निधि से जो धन ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये कोष की बात भी कहां पे की गई है? अनुच्छेद 243H में की गई है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, अगला अनुच्छेद लेते हैं। आपके अगला अनुच्छेद कौन सा हो गया? अगला अनुच्छेद हो गया आपके अनुच्छेद 243H के बाद कौन सा आता है? आई। अनुच्छेद 243 आई तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, आई वाई फाई। याद करो दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था आई वाई फाई। तो आई वाई फाई में मैंने आपको क्या बताया था? अनुच्छेद 243 आई में क्या बताया था कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु, वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु किसका गठन होगा? वित्त आयोग का गठन होगा। ये तो 243 आई में उल्लेखित है, ये तो आप सभी को आता है, सभी को है जो मैंने बता रखा है। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि वित्त आयोग के बारे में मैंने सारी बात आपको बता रखी है। अब आपको बताना है कि वित्त आयोग की स्थापना कब हुई। ये तो एक तो ये बताओगे कमेंट बॉक्स में, स्थापना, एक वित्त आयोग की स्थापना कब हुई, और एक आप बताओगे कि दोस्तों वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है। एक बताओगे वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है ना। एक ये बताओगे कि वर्तमान में है जो कौन सा वित्त आयोग कार्यरत है। इन चार फैक्टों का है जो आप आंसर दो कमेंट बॉक्स में। देखिए, क्योंकि मैंने सारी चीजें आपको पढ़ा रखी हैं, तो आप सभी को है जो इनके बारे में तो नॉलेज हो गई। हाँ जी मोहन जी, गुड इवनिंग। देखिए अब इनका आंसर दो। देखे कि वित्त आयोग मैंने आपको पढ़ा रखा, आई वाई फाई मतलब फाइनेंस कमीशन मैंने आपको पढ़ाया अलग से जब आयोग पढ़ाए थे। तो आपको बताना है कि वित्त आयोग की स्थापना कब हुई, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है, वित्त आयोग के अध्यक्ष वगैरह की नियुक्ति कौन करता है, और एक और चीज बता देना इसकी संरचना के बारे में, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, और वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग कार्यरत है। इतनी सारी बातें हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, क्योंकि सारी बातें मैं पढ़ा चुका हूं। जो विद्यार्थी आज पहली बार जुड़े हैं वो है जो दोस्तों क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के वित्त आयोग का वीडियो देख सकते हैं, वहां पे पूरे वित्त आयोग को डिटेल से पढ़ाया गया है। हाँ जी, आंसर नहीं आ रहे हैं आपके। हाँ जी, 24 अप्रैल को बिल्कुल अलका जी सही कह रहे हैं। 24 अप्रैल को तो क्या हुई दोस्तों, 24 अप्रैल 1994 को तो क्या हुई दोस्तों, वित्त आयोग की स्थापना हुई। अब इसका कार्यकाल कितना है, कार्यकाल बताओ। देखे कार्यकाल, नियुक्ति और संरचना, वर्तमान में कौन है, सभी आंसर दो। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं और दोस्तों जो अगला अनुच्छेद लेते हैं, अगला अनुच्छेद कौन सा है, अगला अनुच्छेद है 243। 243 आई के बाद कौन सा आ गया, जे। जे में क्या है दोस्तों, जे में यह है कि जो पंचायती राज संस्थाएं होगी उनका जो वित्तीय प्रबंध होगा, उनका जो अकाउंट होगा, उन अकाउंटों का क्या किया जा सकता है, ऑडिट किया जा सकता है। तो अपन हिंदी में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, लेखाओं का, लेखाओं की संपरीक्षा। मतलब जो पंचायती राज संस्थाएं उनके खाते वगैरह होते हैं, उनके पास पैसे वगैरह जाते हैं, तो उनके अकाउंट होते हैं। अभी अपन ने निधियों की बात की, कोष की बात की, तो पंचायती राज संस्थाओं के कोष में कितने पैसे आए, कहाँ खर्च हुए, पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न योजनाओं से कितने पैसे मिले, कैसे खर्च हुए, उन सभी का ऑडिट है जो किया जा सकता है। अनुच्छेद 243 जे में ऐसी व्यवस्था की गई है। और ऑडिट करने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी है दोस्तों, राज्य विधानमंडल की है। राज्य विधान मंडल की है, किसकी है दोस्तों, राज्य विधान मंडल की है। और आप सभी को पता है कि इसको लेकर के विवाद भी हुआ था। पिछली बार ऐसे ऑडिट गठित करने की बात हुई थी तो सरपंच लोग सब आंदोलन करने लग गए थे, क्योंकि सभी को पता है कि क्या है, सरपंचों ने बड़े स्तर पे है जो यहाँ पे करप्शन कर रखा है। तो जैसे ही ऑडिट की बात हुई तो सरपंचों ने आंदोलन किया और ये ऑडिट
है जो कैंसिल हो गई, परंतु राज्य विधानमंडल है जो ऑडिट करवा सकता है, यानी कि लेखाओं की सम परीक्षा है जो करवा सकता है। बिल्कुल अलका जी ने है जो सही आंसर दिए, नियुक्ति राज्यपाल करेगा और 5 वर्ष के लिए होगा। बिल्कुल 1 जुलाई 1994, 1 जुलाई 1994 को तो क्या है, 1 जुलाई 1994 को तो आपके वित्त आयोग नहीं है, निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है ना। अभी अध्यक्ष ज्योति किरण, अरे ज्योति किरण नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप लोग, वापस आते हैं, ऐसे कैसे भूल गए इतने जल्दी। तो अपन क्या, स्थापना 24 अप्रैल 1994 को हुई, कार्यकाल कितना है, फिक्स 5 वर्ष है, 5, 65, 65 ऐसी कोई बात नहीं है। नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, कोई समिति के प्रावधान नहीं है, कोई समिति नहीं, राज्यपाल मंत्री परिषद की सिफारिश पे कर लेगा। वर्तमान में कौन सा है, छठा है, वर्तमान में कौन सा है, छठा है। अध्यक्ष कौन है, प्रद्युमन सिंह है, कौन है दोस्तों, अध्यक्ष कौन है, प्रद्युमन सिंह है, अध्यक्ष कौन है, प्रद्युमन सिंह है। और संरचना में क्या है, 1 अध्यक्ष होंगे और 4 सदस्य होंगे अधिकतम, परंतु वर्तमान में सदस्य कितने हैं, प्रद्युमन सिंह के साथ 2 सदस्य हैं। कौन कौन है आपके, एक तो लक्ष्मण सिंह है और एक अशोक लाहोटी है। वर्तमान में छठा वित्त आयोग है जो कार्यरत है। इतना जल्दी मत भूला करो, थोड़ा मेमोरी में स्थायी रखा करो, रिवीजन किया करो। बिल्कुल हाँ जी, छठा है, प्रजापति जी सही कह रहे हैं, परंतु 5, 65 नहीं है, ओनली 65 वर्ष है, ये ध्यान में रखना है ना, ओनली 5 वर्ष है, ये ध्यान में रखना। 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु ये नहीं है, ओनली 5 वर्ष हैं जो उल्लेखित हैं कार्यकाल के संदर्भ में। 5, 65 तो आपके वो निर्वाचन आयोग के संदर्भ में है। हाँ जी, तो ये दोस्तों ऑडिट की बात की। ऑडिट के बाद यदि अपन अगला अनुच्छेद देखें दोस्तों, अगला अनुच्छेद कौन सा है, अगला अनुच्छेद है 243, कौन सा दोस्तों, 243 के, और 243 के में क्या है, के तो मैंने आपको विस्तार से पढ़ा रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग मैंने आपको डिटेल से पढ़ा रखा है, पूरा विस्तार से राज्य निर्वाचन आयोग को मैंने आपको पढ़ाया है। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में भी बता दो, देखे इसकी नियुक्ति कौन करता है, पहले तो इसकी स्थापना बताओ, चलो स्थापना कौन कर, स्थापना कब हुई, मतलब इसकी स्थापना राजस्थान में कब हुई ये बताओ। और दोस्तों इसकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति के बाद इसकी संरचना बताओ, संरचना बताओ, संरचना के बाद कार्यकाल बताओ, कार्यकाल के बाद इसका त्याग पत्र, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों पद से हटाने की प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, पद से हटाने की प्रक्रिया बताओ कि राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है, और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, ये है जो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताओगे। सारी चीजें पढ़ा रखी हैं फिर भी आप भूल जाते हो। बिल्कुल इस बार है जो प्रजापति जी ने सही कह दिया, 1 जुलाई 1994 को इसकी स्थापना हुई। अब बताओ, देखे नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, बिल्कुल प्रजापति जी सही कह रहे हैं। जुलाई 1994 अलका जी सही कह रहे हैं। बाकी विद्यार्थी आज पहली बार जुड़े हो क्या, पहली बार जुड़े तो वो देख लेना वीडियो, ये क्लास खत्म होने के बाद आयोगों वाला वीडियो जरूर देखना। राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग मैंने दोनों एक साथ पढ़ाए हैं। कार्यकाल 5, 65 बिल्कुल सही कह रहे हो, कार्यकाल कितना होगा, 5, 65 होगा। हाँ तो बता दो आप कमेंट बॉक्स में। अब आगे बढ़ते हैं अपन दोनों, है ना। अब अगला अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों, अगला अनुच्छेद है 243 एल। 243 एल में क्या कहा गया कि जो पंचायती राज संस्थाएं होगी, जो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रावधान होंगे वो दोस्तों संघ शासित प्रदेशों में भी लागू होंगे, संघ शासित प्रदेशों में भी, प्रदेशों में लागू होंगे। ये बात कहां पे कही गई दोस्तों, ये बात दोस्तों आपके अनुच्छेद 243 एल में की गई, यानी कि जो पंचायतों से संबंधित प्रावधान है वो यूटी में भी लागू होंगे, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होंगे। जैसे दिल्ली में ये लागू हैं, अभी दिल्ली में लागू हैं, और कहां लागू है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में भी लागू है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर दोनों में है जो ये प्रावधान लागू हैं, ये ध्यान में रखना। और किसी संघ राज्य सेक्टर में ये लागू नहीं है। भारत के जितने भी संघ राज्य सेक्टर हैं उनमें से 2 में ही ये प्रावधान लागू हैं, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, और कहीं पे ये लागू नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगला अनुच्छेद यदि आप लेना चाहो तो अनुच्छेद कौन सा हो गया,
एल के बाद एम आता है, एम में क्या कहा गया है, ये सारे अनुच्छेद मैं आपको क्रम से पढ़ा रहा हूं, बाकी इनमें इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, यहां से प्रश्न वगैरह नहीं आते, परंतु अपन को सब क्रम में पता होने चाहिए, क्या पता कभी सुमेलित करने के लिए पूछ ले। तो एम में क्या है दोस्तों, एम में कहा गया है कि कुछ क्षेत्रों में यह लागू नहीं होंगे। यह लागू नहीं होंगे मतलब जो पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है वह दोस्तों कुछ सेक्टरों में लागू नहीं होंगे। कौन से सेक्टरों में लागू नहीं होंगे, तो कहा गया कि जो पांचवी अनुसूची या अनुच्छेद 244 है, अनुच्छेद 244 है, उसमें जो एसटी सेक्टर दे रखे हैं, मतलब जो जनजातीय सेक्टर हैं, वहां पे यह जो पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है जो लागू नहीं होंगे। तो भारत में कोई ऐसा सेक्टर है जहां पे ये पंचायती राज से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होते, तो दोस्तों जनजाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मतलब अनुसूचित जनजाति वाले सेक्टरों में क्या दोस्तों पंचायती राज से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होते। जैसे दोस्तों वर्तमान में आपके मेघालय में ये पंचायती राज से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होते। मेघालय के अलावा दोस्तों मिजोरम में ये लागू नहीं होते, मिजोरम में लागू नहीं होते, और दोस्तों नागालैंड में ये लागू नहीं होते, और दोस्तों मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों में, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों में ये लागू नहीं होते, और दोस्तों पश्चिम बंगाल के, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जो सेक्टर है, जो वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग सेक्टर है, वहां पे है जो दोस्तों आपके पंचायती राज से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होते। दोस्तों ये बात अनुच्छेद 243 एम में कह रखी है कि देश के कुछ ऐसे सेक्टर होंगे जहां पे पंचायती राज से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होंगे। कौन से, अनुच्छेद 244 में जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित यानी कि एसटी सेक्टर हैं वहां पे ये लागू नहीं होंगे, और वर्तमान में इन सेक्टरों में है जो पंचायती राज से संबंधित प्रावधान लागू नहीं है। यदि यहाँ पे लागू करवाना हो तो संसद है जो दोस्तों लागू करवा सकती है। कौन करवा सकती है, संसद लागू करवा सकती है, बस उसे एक विधि बनानी होगी। ठीक है, यहां पे लागू नहीं है, ये ध्यान में रखना, यहां से प्रश्न पूछा गया। अब अगला अनुच्छेद ले लेते हैं। अगला अनुच्छेद कौन सा दोस्तों, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 243। एम के बाद एन आता है ना, एन आ गया। एन में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 243 एन में कहा गया है कि जो पूर्व विधियां होगी, पूर्व विधियां लागू रहेगी। पूर्व विधियां मतलब पहले की विधियां मतलब पंचायती राज अधिनियम 1994 जैसे राजस्थान में आया, 1973 से पहले 1993 से पहले जो पंचायती राज से संबंधित प्रावधान थे, जैसे आपके राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1953 आ गया था कि नहीं आया था, अधिनियम आया था सबसे पहले। ऐसे कई सारे राज्यों में अधिनियम आए होंगे। तो जब तक राज्य विधानमंडल तय नहीं करेगा, जब तक राज्य विधानमंडल पूर्व की विधियों को निरस्त नहीं करेगा, तब तक है जो पूर्व की विधियां क्या रहेगी, लागू है जो रहेगी। यानी कि राज्य विधानमंडल जब इन्हें निरस्त कर देगा तब निरस्त हो जाएगी, अन्यथा ये निरस्त नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों कौन सा अनुच्छेद, इसके बाद अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 243, लास्ट आ गया ओ। अनुच्छेद 243 ओ में क्या कहा गया, ओ में कहा गया कि जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखना, राज्य निर्वाचन आयोग, जो राज्य निर्वाचन आयोग होगा वह राज्य निर्वाचन आयोग जो पंचायतों से संबंधित परिसीमन करता है या जो आरक्षण से संबंधित जो रूटीन देता है, परिसीमन करता है, आरक्षण से संबंधित रूटीन देता है, या अन्य कोई भी मामला हो पंचायतों से संबंधित, उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। न्यायालय में चुनौती नहीं, मतलब पंचायतों से संबंधित किसी भी मामले को लेकर के आप न्यायालय नहीं जाओगे, कोर्ट नहीं जाओगे, इनका निपटारा राज्य सरकार करेगी। मतलब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए किसी भी कार्य को लेकर के, भले ही जो सीटें रिजर्व की गई उनसे संबंधित हो या परिसीमन किया गया उनसे संबंधित हो, उन मामलों को लेकर के आप हैं जो कोर्ट नहीं जाओगे। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 243 वो कहता है, यानी कि न्यायालय की कोई अधिकारिता पंचायतों से संबंधित मामलों में नहीं होगी। क्या बात है सर, आज तो बड़े सोने लग रहे हो, आपको कहीं नजर नहीं लग जाए। मतलब जेपी जी
समझ जाओ अब बात। आपको मैंने पहले भी आपकी तरह कमेंट आ चुका है, उनको बता दिया। पुराने दिनों को याद करने के लिए मैंने ये शर्ट पहना है, इस पे ज्यादा कमेंट मत किया करो। हाँ जी, प्रजापति जी क्या कह रहे हैं? अब आगे बढ़िए। ये सारे अनुच्छेद हो गए दोस्तों, जितने भी आपके पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित अनुच्छेद थे सारे अनुच्छेद हो गए। 16 के 16 अनुच्छेद पढ़ लिए। अब आपको इनको याद करना है, तो याद करने की एक ही तरकीब है कि आपको है जो इनको बार बार एक जगह लिखना होगा और उनके सामने उनके उपबंध है जो लिखने होंगे। मतलब एक दो बार लिखोगे तो वो है जो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, अन्यथा याद करना थोड़ा मुश्किल है, ये ध्यान में रखना। अब मैं एक बात और कह दूं आपको, यदि आप चाहते हो कि आप पूरे संविधान को इसी तरीके से अनुच्छेद वाई क्रम में पढ़ो, एक एक अनुच्छेद को है जो जान के पढ़ो, तो दोस्तों यदि आप अभी तक इस कोर्स में शामिल नहीं हुए हो तो इस कोर्स में आ जाना। मात्र 99 रुपए में पूरा संविधान A to Z पढ़ाया जाएगा। अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 395 तक सारे अनुच्छेद पढ़ा रहे हैं इसमें। और इससे पहले जो संवैधानिक इतिहास है, जो संवैधानिक इतिहास है उस इतिहास को भी पढ़ाया गया है। संविधान सभा वगैरह जो एक्ट वगैरह है सारे पढ़ाए गए इस कोर्स में, और सारे अनुच्छेद भी पढ़ाए जाएंगे। और इसके अलावा जितनी एडिशनल बातें हो रही हैं उनको भी इस कोर्स में पढ़ाया जा रहा है। तो इस कोर्स को जिसने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो एक बार इसे है जो ज्वाइन कर ले। हाँ जी, जेपी जी ने कमेंट डिलीट कर दिया, बहुत शानदार जेपी जी। अब देखिए दोस्तों, अब अपन है जो क्या करते हैं, इन पंचायती राज संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। भाई 3 पंचायती राज संस्थाएं हैं, अब अपन है जो तीनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। यानी कि तीनों का प्रशासनिक प्रमुख कौन कौन होगा, राजनीतिक प्रमुख कौन कौन होगा, त्याग पत्र से प्रश्न पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं, तो त्याग पत्र सरपंच किसे त्याग पत्र देगा, वार्ड पंच किसे त्याग पत्र देगा, और प्रधान उप प्रधान किसे त्याग पत्र देंगे। और दोस्तों इनको शपथ है जो कौन दिलाएगा, जो बैठक होती है बैठक में पदेन सदस्य कौन कौन से होंगे, निर्वाचित सदस्य कौन कौन से होंगे, इस पे जो अपन विस्तार से डिस्कस करना प्रारंभ कर रहे हैं। ये वाला दोस्तों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका तुलनात्मक अध्ययन, यहां से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं वो अब से कंटिन्यू रहेंगे, अब से कोई छोड़ के नहीं जाएगा। अब बहुत महत्वपूर्ण सेशन है जो प्रारंभ हो रहा है। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले तो लेते हैं अपन स्तर, कौन से स्तर, जो 3 स्तर हैं। पहला स्तर कौन सा हो गया, ग्राम स्तर हो गया, ग्राम स्तर हो गया, मध्यवर्ती स्तर हो गया, मध्यवर्ती स्तर हो गया। ये कि ये टेबल आपके दोस्तों मानचित्रावली में भी बनी हुई है, यूं की यूं, तो उस टेबल को पढ़ रहे हैं जो मानचित्रावली में बनी हुई है ना। मध्यवर्ती हो गया, और कौन सा हो गया, जिला स्तर हो गया, और कौन सा हो गया दोस्तों, जिला स्तर है जो हो गया। तो ग्राम स्तर पे कौन सी संस्था गठित है, कौन सी संस्थान गठित है दोस्तों, ग्राम स्तर पे। तो ग्राम स्तर पे आप सभी को पता है दोस्तों, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत है कि नहीं है, ग्राम पंचायत है। मध्यवर्ती स्तर पे पंचायत समिति है, पंचायत समिति। और जिला स्तर पे कौन सी है, राजस्थान में जिला परिषद है, जिला परिषद है। जिला स्तर पे कौन सी है, जिला परिषद है। अब ये देखते हैं, संस्थाएं देख ली, अब देखते हैं कि तीनों संस्थाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन कौन होगा। राजनीतिक प्रमुख, राजनीतिक प्रमुख कौन कौन होगा, तो दोस्तों जो ग्राम पंचायत होगी इसमें राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, सरपंच होता है। ये आप सभी को पता भी है, आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। जैसे मध्यवर्ती स्तर यानी कि पंचायत समिति का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, प्रधान होता है, ये तो आप सभी को पता है ना, प्रधान जी होते हैं। और जिला परिषद पे कौन होता है, जिला प्रमुख होता है, राजनीतिक प्रमुख, जिला प्रमुख होता है। कौन होता है दोस्तों, जिला प्रमुख होता है। और मैंने संरचनाओं में आपको ये बता भी रखा है। तो ग्राम पंचायत का राजनीतिक प्रमुख सरपंच, पंचायत समिति का प्रधान, जिला परिषद का कौन, जिला प्रमुख। अब ये देख लो प्रशासनिक प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख आपको ध्यान में होना चाहिए। प्रशासनिक प्रमुख ग्राम स्तर पे यानी कि ग्राम पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, आपका दोस्त होता है वीडियो, जो पिछली भर्ती की परीक्षा को पास करके अभी वीडियो बन गए ना,
वो आपके सारे दोस्त हैं दोस्तों ग्राम पंचायत स्तर के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। और पंचायत समिति स्तर के प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं? बीडीओ होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? बीडीओ होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये ध्यान में रखना दोस्तों, क्योंकि एसडीएम लिखा हुआ आ जाता है कई बार, एसडीएम नहीं होता है, यहाँ पे बीडीओ होता है। और जिला परिषद स्तर पे कौन होता है? सीईओ होता है। कौन होता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जो यहाँ पे प्रशासनिक प्रमुख होता है। तो दोस्तों ग्राम स्तर पे कौन? वीडियो। ये वीडियो पहले ग्राम सेवक हुआ करता था, परंतु दोस्तों 2021 में, कब? 2021 में संशोधन किया गया। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 में संशोधन करके इसको क्या बना दिया? वीडियो बना दिया। ये एग्जाम में पूछा गया, तो ये बात भी है जो आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं कि इनका चुनाव कैसे होगा। चुनाव संरचना या गठन, चुनाव संरचना और इनके गठन के बारे में एक साथ बात करते हैं। तो सबसे पहले ग्राम स्तर पे, तो ग्राम स्तर पे तो क्या होता है? ग्राम स्तर पे तो सबसे पहले ग्राम स्तर पे जो ग्राम पंचायत होती है वहां पे एक पहले सरपंच बनाया जाता है। सरपंच बनाया जाता है। सरपंच का चुनाव कैसे होता है? सरपंच का चुनाव जनता द्वारा, कल भी मैंने आपको बताया था, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब जनता डायरेक्ट रूप से है जो उन्हें चयनित कर देगी। और कौन होता है ग्राम पंचायत स्तर पे? तो और दोस्तों आपके होता है वार्ड पंच। कौन होता है दोस्तों? वार्ड पंच होता है। वार्ड पंच का चुनाव कैसे होगा? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होगा। अब वार्ड, एक ग्राम पंचायत में कितने वार्ड होंगे? एक ग्राम पंचायत में कहा गया कि न्यूनतम 9 वार्ड तो होने ही होने। कितने वार्ड होने? न्यूनतम 9 वार्ड तो होने ही होने। न्यूनतम 9 वार्ड कब तक? जब तक 3000 की जनसंख्या है तब तक न्यूनतम 9 वार्ड होंगे। 3000 से यदि जनसंख्या ऊपर गई तो प्रत्येक दोस्तों प्रत्येक 1000 पे 2 वार्ड एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ये ध्यान में रखना। तो वार्ड पंच और सरपंच को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। फिर वार्ड पंच अपन में से ही एक को क्या बना देता है? उप सरपंच है जो बना देता है। वार्ड पंच अपने में से ही क्या करते हैं? एक को उप सरपंच हैं जो बनाते हैं। तो उप सरपंच क्या हो गया दोस्तों? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो गया। मतलब जनता द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ, जनता से द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा उप सरपंच को चुना गया। तो उप सरपंच का क्या हो गया दोस्तों? अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। ये दोस्तों ग्राम स्तर की संरचना हो गई। चुनाव के बारे में जो अपन ने बात कर ली। सरपंच जनता द्वारा प्रत्येक रूप से, अपन सभी भली भांति जानते हैं दुनिया का सबसे मुश्किल इलेक्शन कौन सा है? सरपंच का चुनाव है। और दोस्तों युवाओं के तो मजे हो जाते हैं सरपंच के चुनाव में दोस्तों। अब अपन बात करते हैं पंचायत समिति स्तर पे। तो जो पंचायत समिति होती है उसे पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। और पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव होते हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। और पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव होता है। पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है कि नहीं होता है? पंचायत समिति सदस्य, आपका कोई रिश्तेदार या आपका कोई जानकार पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ता है और जीतने के बाद अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है, वो वाले पंचायत समिति सदस्य। तो पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। परंतु ये जो पंचायत समिति सदस्य होते हैं ये क्या करते हैं दोस्तों? ये अपने में से ही एक को क्या बना देते हैं? प्रधान बना देते हैं। एक को क्या बनाते हैं? प्रधान बनाते हैं। और एक को उप प्रधान बनाते हैं। मतलब कि इनका चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हो गया। इनका चुनाव कैसे हो गया? अप्रत्यक्ष रूप से है जो हो गया। और दोस्तों एक पंचायत समिति को में कितने पंचायत निर्वाचन क्षेत्र होंगे इसका निर्धारण कैसे किया जाता है कि 1 लाख की जनसंख्या जब तक होगी तब तक 15 निर्वाचन क्षेत्र होंगे। और 1 लाख से जैसे ही ऊपर जाएगी प्रत्येक 15,000 पे 2 अन्य सदस्य हैं जो ले लिए जाएंगे। तो न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। या न्यूनतम कितने वार्ड पंच होने चाहिए थे? 9 वार्ड पंच होने चाहिए थे। अब अपन जिला परिषद पे पहुंचते हैं। तो जिले को भी क्या किया जाता है? जिला परिषद सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में तोड़ा जाता है। मतलब जिला स्तर पे जो जिला परिषद के सदस्य होते हैं, जिला परिषद सदस्य
जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों को जनता क्या करती है, जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है। मतलब यहां पे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो गए कौन, जिला परिषद सदस्य। फिर जिला परिषद सदस्य वही काम करते हैं, क्या काम करते हैं कि अपने में से एक को जिला प्रमुख बना देते हैं, एक को क्या बना देते हैं, जिला प्रमुख बनाते हैं, एक को उप जिला प्रमुख बनाते हैं, उप जिला प्रमुख, एक को क्या बनाते हैं, उप जिला प्रमुख हैं जो बना देते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए दोस्तों, ये दोनों अप्रत्यक्ष रूप से चयनित हो गए, अप्रत्यक्ष रूप से चयनित हो गए। तो इस तरीके से है जो तीनों स्तर की संस्थाओं का गठन होता है, तीनों स्तर के चुनाव इस प्रकार से होते हैं, तीनों स्तर की संरचना इस प्रकार से है। सरपंच प्रत्यक्ष रूप से, वार्ड पंच अप्रत्यक्ष रूप से, है ना। एक बात और ध्यान में रखना, जैसे कम से कम वार्ड पंचों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। पंचायत समिति सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होगी, 15 होगी। इसी तरीके से जिला परिषद सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होगी, 17 होगी। यानी कि जब तक किसी जिले की जनसंख्या 4 लाख है तब तक 17 हैं जो बनेंगे ही बनेंगे। और जैसे ही 4 लाख से ऊपर जाएगी, जैसे 5 लाख हो गई, तो 1 लाख पे 2 सदस्य हैं जो और आ जाएंगे। तो इस प्रकार से है जो क्या किया जाता है, इनका चुनाव है जो किया जाता है, इनकी है जो संरचना हो गई। अब जो अगला पॉइंट ले रहे हैं दोस्तों, अपन अगला पॉइंट क्या ले रहे हैं, अगला पॉइंट ले रहे हैं कि भाई इनमें चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। यदि कोई सरपंच का चुनाव लड़ना चाहे, वार्ड पंच का चुनाव लड़ना चाहे, तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष। तो तीनों में 21 वर्ष है दोस्तों। आप पंचायती राज स्तर का कोई भी चुनाव लड़ना चाहो, न्यूनतम आयु कितनी है, 21 वर्ष है, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद अपन देखते हैं कि भाई इनका कार्यकाल कितना होगा, कार्यकाल कितना होगा, न्यूनतम आयु, और इसके बाद अपन देखते हैं कार्यकाल कितना होगा। तो सभी का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है, 5 वर्ष है। 5 वर्ष कब से, प्रथम बैठक से 5 वर्ष, प्रथम बैठक से है जो 5 वर्ष है जो इनका कार्यकाल होता है। अब अपन देखते हैं दोस्तों कि ये जो सदस्य चुनाव वगैरह जीत के आ रहे हैं, 5 वर्ष के लिए नियुक्त हो रहे हैं, तो क्या इन्हें शपथ वगैरह दिलाई जाएगी कि नहीं दिलाई जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शपथ वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आते हैं। तो जो ग्राम पंचायत स्तर पे सरपंच होता है, सरपंच होता है और वार्ड पंच होता है, वार्ड पंच होता है, और एक कौन होता है, उप सरपंच होता है, उप सरपंच होता है। इन तीनों को शपथ कौन दिलाता है, इन तीनों को शपथ वहां पे जो इलेक्शन की गिनती करवाने के लिए या इलेक्शन करवाने के लिए जो लेक्चरर साहब पहुंचते हैं ना, मास्टर जी, यानी कि पीठासीन अधिकारी। कौन दोस्तों, जो पीठासीन अधिकारी होता है ना, वही शपथ है जो दिलाता है। ये ध्यान में रखना दोस्तों। सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच, इनको शपथ कौन दिलाता है, पीठासीन अधिकारी ही शपथ दिलाता है। तो जो प्रधान होते हैं, उप प्रधान होते हैं, और जो पंचायत समिति सदस्य होते हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है, तो जो प्रधान जी होता है ना, प्रधान और उप प्रधान, प्रधान और उप प्रधान, इनको शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, इनको शपथ एसडीएम दिलाता है। इनको शपथ कौन दिलाता है, एसडीएम दिलाता है। पंचायत समिति स्तर का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन था, बीडीओ था, परंतु इनको शपथ कौन दिलाता है, एसडीएम दिलाता है। या तो एसडीएम दिलाता है, या फिर है जो एसडीएम है जो कई बार तहसीलदार को शपथ दिलाने के लिए नियुक्त कर देता है। प्रधान और उप प्रधान को शपथ कौन दिलाएगा, एसडीएम दिलाएगा। और दोस्तों जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, उन सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, तो उन सदस्यों को शपथ पीठासीन अधिकारी ही दिलाता है। उन सदस्यों को तो शपथ पीठासीन अधिकारी दिलाएगा, परंतु प्रधान और उप प्रधान को शपथ कौन दिलाता है, एसडीएम दिलाता है। ये थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे, तो इसको ध्यान में रखना। तो अब आते हैं अपन जिला प्रमुख पे। तो जो जिला प्रमुख होता है, जो जिला प्रमुख होता है और जो उप जिला प्रमुख होता है, कौन दोस्तों, जो उप जिला प्रमुख होता है, उप जिला प्रमुख, जिला प्रमुख और जो उप जिला प्रमुख होता है, इन दोनों को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, जिलाधीश दिलाता है। जिलाधीश का मतलब क्या हो गया, कलेक्टर साहब।
तो जो जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख होते हैं उनको शपथ जिलाधीश दिलाता है, और जो जिला परिषद के सदस्य होते हैं उन सदस्यों को भी शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? उन सदस्यों को भी शपथ जिलाधीश ही दिलाता है। ये थोड़ा सा अलग फैक्ट है, तो इसको थोड़ा है जो आप ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट करना, एग्जामिनर यहीं से प्रश्न देगा कि प्रधान और उप प्रधान को शपथ कौन दिलाता है? तो एसडीएम है जो शपथ दिलाता है। अब जो अगला पॉइंट ले रहे हैं दोस्तों, जहां से सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए, यानी कि ये लोग त्याग पत्र किसे देंगे? सरपंच उप सरपंच अपना त्याग पत्र किसे देंगे? वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे देगा? प्रधान उप प्रधान त्याग पत्र किसे देगा? पंचायत समिति सदस्य किसे त्याग पत्र देंगे? यहां से खूब प्रश्न पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, तो इनको है जो थोड़ा एक्स्ट्रा मोस्ट लगाना, 2 स्टार लगाना इस पे, ठीक है। त्याग पत्र में यदि बात करें अपन सरपंच की बात करें, उप सरपंच की बात करें, उप सरपंच की बात करें, सरपंच की बात करें, उप सरपंच की बात करें, या भले ही वार्ड पंच की बात करें, तो ये सभी अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? ये सभी अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो ये सभी मिलके अपना त्याग पत्र, मतलब मिलके एक साथ तो नहीं देंगे, यानी कि सरपंच को यदि त्याग पत्र देना हो, उप सरपंच को यदि त्याग पत्र देना हो, वार्ड पंच को यदि त्याग पत्र देना हो, तो तीनों एक ही जगह पे देते हैं। किसको देते हैं? बीडीओ को देते हैं। किसको त्याग पत्र देते हैं? बीडीओ को देते हैं। ये ध्यान में रखना, कई बार यहाँ पे वीडियो लिखा हुआ आएगा, ग्राम विकास अधिकारी, उसको ये त्याग पत्र नहीं देते, ये बीडीओ साहब को हैं जो त्याग पत्र देते हैं। कौन? सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच, तीनों बीडीओ को देते हैं। ये तो हजारों बार पूछा गया है, क्योंकि बच्चे हमेशा वीडियो करते हैं, एग्जामिनर समझता है कि एक बार फिर से गलत करवाए इनसे। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि पंचायत समिति के जो प्रधान साहब होते हैं, प्रधान और प्रधान होता है, वो किसे देता है अपना त्याग पत्र? वो जिला प्रमुख को देता है। वो किसे त्याग पत्र देगा? जिला प्रमुख को देगा। मतलब जो प्रधान साहब होते हैं वो त्याग पत्र किसे देते हैं? जिला प्रमुख को देते हैं। परंतु जो उप प्रधान होता है, उप प्रधान होता है, और जो दोस्तों पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, वो त्याग पत्र किसे देंगे? कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए। तो वो त्याग पत्र किसे देते हैं दोस्तों? वह त्याग पत्र आपके प्रधान जी को देते हैं। किसे देते हैं? आपके प्रधान जी को देते हैं। पंचायत मूवी देख रखी होगी आपने, पंचायत जो वेब सीरीज थी, उसमें जो प्रधान जी आते हैं ना, उनको त्याग पत्र देते हैं। वैसे वो यूपी बेस्ड मूवी बनी हुई है, तो वहां पे सरपंच को ही प्रधान कहते हैं। यहाँ पे अपन पंचायत समिति के राजनीतिक प्रमुख को प्रधान कहते हैं। हाँ बिल्कुल जी, अलका जी सही कह रहे हैं। शेयर करो, देखे एक बार सभी क्लास को शेयर कर लो, और अभी जितने क्लास में बने हुए हो ना, ये सभी बने रहेंगे, कोई छोड़ के नहीं जाएगा। अब अपन जाते हैं, अब अपन है जो कहां पे आते हैं दोस्तों? जिला प्रमुख पे आते हैं। तो जो जिला प्रमुख भाई साहब होगा, जिला प्रमुख प्रधान का तो त्याग पत्र लेगा, परंतु उसको खुद को त्याग पत्र देना होगा तो किसे देगा? जिला प्रमुख। खुद को त्याग पत्र देना होगा तो किसे देगा? संभागीय आयुक्त को देगा, संभागीय आयुक्त को। ये त्याग पत्र किसे देता है? अपना संभागीय आयुक्त को देता है। और जो उप जिला प्रमुख होता है और जो सदस्य होते हैं, वो तो अपना त्याग पत्र किसे दे देते हैं? जिला प्रमुख को ही दे देते हैं। वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? जिला प्रमुख को ही है जो दे देते हैं। तो ये त्याग पत्र की सीक्वेंस है। यहां से सर्वाधिक बार प्रश्न पूछा जाता है, और दूसरा प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि ये जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसे देता है? संभागीय आयुक्त को है जो देता है। इतनी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन बात करते हैं कि इनका कार्यकाल वगैरह देख लिया, ये त्याग पत्र किसे देते हैं। परंतु यदि इनको पद से हटाना हो, ये जो सदस्यों की और जो अपन जिला प्रमुख प्रधान वगैरह इन सभी की जो बात कर रहे हैं, यदि इन्हें पद से हटाना हो, मतलब कि सरपंच को पद से हटाना हो, या प्रधान उप प्रधान को पद से हटाना हो, या जिला प्रमुख उप जिला प्रमुख को पद से हटाना हो, तो दोस्तों कैसे हटाया जाएगा? यानी कि पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है? तो दोस्तों इनको अविश्वास प्रस्ताव से, अविश्वास प्रस्ताव के बाद,
अविश्वास प्रस्ताव से जो क्या किया जाता है, सरपंच को पद से हटाया जा सकता है। अब अविश्वास प्रस्ताव पे आप यहाँ पे स्टार लगा दो, मैं बाद में समझाऊंगा आपको कि अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है, कब पारित होता है, कब लाया जाएगा, कब नहीं लाया जाएगा, ये सारी मैं ये इंडेक्स क्लियर करने के बाद बताऊंगा। और इनको भी कैसे हटाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव के आधार पे, इनको भी अविश्वास प्रस्ताव के आधार पे, तीनों को अविश्वास प्रस्ताव के हैं जो द्वारा हटाया जाता है। बिल्कुल हेमराज जी सही कह रहे हैं, वो प्रधान को हैं जो देते हैं, सही कह रहे हो हेमराज जी आप। अब है जो पद से हटाने की प्रक्रिया देख ली, तो अब अपन देखते हैं कि ये सब मिलके कार्य क्या करते हैं भाई। तो ये सब मिलके कार्य क्या करते हैं, बैठकों का आयोजन करते हैं। तो अब है जो अपन बैठकों पे चर्चा करते हैं, बैठक, तीनों स्तर की बैठकों की है जो बात करते हैं। तो जो ग्राम पंचायत स्तर पे है, ग्राम पंचायत स्तर पे सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच की बैठक, ग्राम सभा की नहीं, ग्राम सभा की बैठकें तो वर्ष में 4 ही होनी है, ग्राम सभा की बैठकें तो वर्ष में 4 ही होनी है, परंतु ये सरपंच, उप सरपंच और 10 पंच, जो 10-15 एक वार्ड पंच होते हैं, उनकी बैठक भी होना जरूरी है। तो इसमें क्या कहा गया कि प्रत्येक 15 दिन बाद क्या करना होगा, प्रत्येक 15 दिन बाद सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच की एक बैठक होना जरूरी है। ग्राम सभा में कंफ्यूज मत होना, ग्राम सभा की बैठक तो वर्ष में 2 अनिवार्य हैं, 4 होती हैं, 2 विशेष हो सकती हैं, परंतु सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच की बैठक प्रत्येक 15 दिन में होगी। और जो आपके प्रधान जी, उप प्रधान और जो पंचायत समिति सदस्य हैं, वो कितने दिन में एक बार बैठेंगे, तो 1 माह में एक बार बैठेंगे। और जो जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और जो सदस्य हैं, उनकी बैठक कब होगी, तो दोस्तों 3 माह में कम से कम एक बार है जो इनकी बैठक होना जरूरी है। इन बैठकों पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे अक्सर कहते हैं कि भाई ग्राम सभा की बैठकें तो सर 4 ही होती हैं और यहाँ पे आप कह रहे हो 15 दिन में एक बार होनी, तो ये कौन सी बैठक है, ये बैठक इन लोगों की है। ग्राम सभा तो आम जनता की होती है, वो जनता की बैठकें वर्ष में 4 ही होती हैं, परंतु ये तो जनप्रतिनिधि है, इनकी बैठक तो प्रत्येक 15 दिन में एक होना जरूरी है। अब दोस्तों अपन आगे बात करते हैं कि ये जो बैठक होगी, यहां से भी खूब प्रश्न आते हैं, इस पॉइंट से भी खूब प्रश्न आते हैं कि जो इन संस्थाओं की, पंचायती राज संस्थाओं की बैठकें होती हैं, उन बैठकों में सदस्य कौन, उन बैठकों में भाग कौन कौन लेगा, उन बैठकों में है जो भाग कौन लेगा। तो दोस्तों जो ग्राम पंचायत स्तर की बैठक होती है, इसमें निर्वाचित सदस्य के रूप में, एक तो इन बैठकों में एक तो निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और कुछ पदेन सदस्य होते हैं। तो निर्वाचित तो कौन कौन हो गए, आपके सरपंच जी निर्वाचित हैं, सरपंच निर्वाचित हो गया, और कौन भाग लेगा दोस्तों, उप सरपंच लेगा, उप सरपंच लेगा, और कौन लेगा, वार्ड पंच। ये तो लोग हो गए निर्वाचित, वार्ड पंच ये तो हो गए आपके निर्वाचित, परंतु कुछ पदेन सदस्य भी होते हैं, मतलब किसी पद पे होने के कारण वो इस बैठक में भाग ले लेते हैं। तो इस बैठक के पदेन सदस्य यानी कि जो ग्राम पंचायत स्तर पे जो बैठक होती है, उस बैठक में सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंचों के अलावा कौन बैठता है दोस्तों, पदेन सदस्य के रूप में एक आपका दोस्त बैठेगा, कौन, वीडियो, एक आपका दोस्त वीडियो इस बैठक में रहेगा, वो पदेन सदस्य के रूप में। और कौन रहेगा, यदि उस ग्राम पंचायत से कोई व्यक्ति जिला परिषद का सदस्य बना हुआ है, या कोई व्यक्ति दोस्तों आपके पंचायत समिति का सदस्य बना हुआ है, सॉरी जिला परिषद का नहीं, माफ करिएगा, ओनली पंचायत समिति का है ना। यदि कोई व्यक्ति पंचायत समिति का सदस्य है, तो वो दोस्तों क्या कर सकता है, वह उस बैठक में बैठ सकता है, कौन, वीडियो और पंचायत समिति के सदस्य पदेन सदस्य के रूप में है जो इस बैठक में भाग लेते हैं। और दोस्तों यदि सचिव है, ग्राम सचिव, तो वो भी भाग ले सकता है, परंतु ये पदेन सदस्य के रूप में बैठक में भाग लेंगे, परंतु इनको मत देने का अधिकार नहीं होगा। इनको मत देने का अधिकार नहीं होगा, यह ध्यान में रखना, इनको वोट देने का कोई अधिकार है जो नहीं होगा, पदेन सदस्यों को वोट देने का अधिकार नहीं होता। अब अपन आते हैं दोस्तों पंचायत समिति स्तर पे। पंचायत समिति स्तर पे निर्वाचित सदस्य कौन कौन होते हैं, यदि निर्वाचित सदस्यों की बात करें दोस्तों, तो निर्वाचित सदस्य पंचायत समिति स्तर की जो बैठक होती है उसमें निर्वाचित सदस्यों के रूप में तो कौन है, आप सभी जानते हो दोस्तों, एक तो प्रधान जी हो गए, एक दोस्तों उप प्रधान हो गए, एक उप प्रधान जी हो गए, और दोस्तों पंचायत समिति सदस्य हो गए। ये तो हो गए दोस्तों निर्वाचित सदस्य के रूप में, परंतु पदेन सदस्य के रूप में कौन भाग लेता है, ये इंपॉर्टेंट है।
तो पदेन सदस्य के रूप में पहला तो प्रशासनिक अधिकारी हो गया बीडीओ, बीडीओ है जो इस बैठक में भाग लेता है पदेन सदस्य के रूप में। और कौन दोस्तों, यदि उस पंचायत समिति सेक्टर से कोई व्यक्ति क्या कर रखा है, विधायक बन रखा है, यानी ऐसा व्यक्ति ऐसा विधायक जिसका उस पंचायत समिति सेक्टर के वोटर लिस्ट में नाम है, वह है जो उस बैठक का क्या होगा, पदेन है जो सदस्य होगा। तो विधायक हैं जो शामिल हो सकते हैं। और कौन शामिल होंगे, विधायक के अलावा दोस्तों आपके उस सेक्टर से आने वाले सभी जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद सदस्य, उस सेक्टर से आने वाले सभी जिला परिषद सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। और पदेन सदस्य के रूप में कौन शामिल होगा दोस्तों, जिला परिषद सदस्यों के अलावा दोस्तों, जिला परिषद सदस्यों के अलावा उस सेक्टर के सारे सरपंच है ना, तो सभी सरपंच, सेक्टर के सभी सरपंच, सेक्टर के सभी सरपंच, उस सेक्टर के सभी सरपंच हैं जो पदेन सदस्य के रूप में इस बैठक में शामिल होते हैं। तो पंचायत समिति की बैठक में कौन कौन भाग लेता है, निर्वाचित सदस्य के रूप में प्रधान, उप प्रधान और सदस्य, पदेन सदस्य के रूप में बीडीओ, विधायक, जिला परिषद सदस्य और उस सेक्टर के सभी सरपंच हैं जो भाग लेते हैं। और जो अब मैं इसकी बात कर रहा हूं ना, जिला परिषद की बैठकों, यहां से खूब प्रश्न पूछे गए हैं। तो जिला परिषद की बैठक में निर्वाचित सदस्य के रूप में कौन कौन भाग लेता है, जिला परिषद की बैठक में निर्वाचित सदस्य के रूप में आप सभी को पता है, एक तो प्रधान जी हो गए, क्योंकि निर्वाचित सदस्यों से प्रश्न पूछे भी नहीं जाएंगे, पूछे जाएंगे पदेन सदस्यों से। तो पदेन सदस्य कौन कौन है ये आपको है जो ध्यान में रखना है। तो प्रधान होता है, एक तो उप प्रधान हो गया, ये तो आप सभी को पता है, और सदस्य होंगे, ये तो हो गए निर्वाचित सदस्य। परंतु पदेन मतलब किसी पद पे होने के कारण इस बैठक में कौन कौन शामिल हो जाएगा, तो दोस्तों इस सेक्टर के मतलब उस जिले के सभी प्रधान, प्रशासनिक अधिकारी लेते हैं पहला तो अपन, तो एक तो सीईओ जो जिला परिषद का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है वो शामिल होगा। और उस सेक्टर के दोस्तों सभी प्रधान हैं जो इसमें शामिल होंगे। यहाँ पे सभी सरपंच हुए, यहाँ पे सारे प्रधान शामिल होंगे, सेक्टर के सभी प्रधान, सीईओ और दोस्तों उस जिले के सभी विधायक, उस जिले के सभी विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। और दोस्तों उस जिले का जो लोकसभा सदस्य है वह भी इसमें शामिल होगा, लोकसभा सदस्य, उस जिले का लोकसभा सदस्य भी इस बैठक में शामिल होगा। और कौन शामिल होगा दोस्तों, यदि उस जिले का कोई व्यक्ति मतलब ऐसा व्यक्ति जो उस जिले के किसी भी निर्वाचन सेक्टर में, निर्वाचन सेक्टर की वोटर लिस्ट में मतलब निर्वाचन नामावली में अपना नाम रखता है और सांसद कहां का बन गया है, राज्यसभा का। वैसे दोस्तों इतनी बात आप जानते हो कि राज्यसभा का जो सांसद होता है वह तो पूरे राज्य की तरफ से प्रतिनिधित्व करता है राज्यसभा में। परंतु यदि कोई राज्यसभा का ऐसा सांसद है जो उस जिले से आता है, मतलब उसका वोटर लिस्ट में नाम उस जिले के किसी निर्वाचन सेक्टर में है, वह भी इस बैठक में भाग ले सकता है। तो ये नोट लगा के लिखना दोस्तों, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद के साथ साथ दोस्तों राज्यसभा के सांसद भी जिला परिषद की बैठकों में भाग ले सकते हैं। यहां से प्रश्न पूछा जाएगा और आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि राज्यसभा का कोई सदस्य या राज्यसभा का सांसद कैसे भाग ले लेगा, क्योंकि राज्यसभा का सांसद तो पूरे राज्य का होता है। नहीं, परंतु यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका उस जिले की वोटर लिस्ट में नाम है तो वह उस बैठक का पदेन सदस्य हो सकता है। और कौन पदेन सदस्य के रूप में भाग लेता है, तो और दोस्तों पदेन सदस्य के रूप में भाग लेता है आपके कौन, और दोस्तों आपके हो गया जिलाधीश। जिलाधीश मतलब जिला कलेक्टर साहब भी कहेंगे कि मैं भी इस बैठक में बैठूंगा तो उन्हें भी कोई मना नहीं करेगा। एक बात मैं फिर से रिपीट कर दूं कि इन सभी पदेन सदस्यों को बैठक में भाग लेने का अधिकार है, परंतु वोट देने का कोई अधिकार नहीं है, मत देने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार से ये दोस्तों अपने इंडेक्स हैं जो क्लियर होती हैं। हाँ जी, अजय जी क्या कह रहे हैं, वीडियो, अरे वैकेंसियों के बारे में अपन अलग वीडियो बनाते हैं, वैकेंसियों के बारे में यहाँ पे जो क्लास चलती है उसमें मत पूछा करो।
कौन सी वैकेंसी कब आने वाली है, जैसे ही हमें कोई जानकारी मिलती है तो हम वीडियो बना के जो उसको शेयर जरूर करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यू उसी पे आते हैं। पढ़ना तो आपको होता नहीं है, आपको बस क्या चाहिए कि वैकेंसी कब आने वाली है, वैकेंसी आएगी फिर आप पढ़ाई करोगे नहीं। यहाँ पे हम निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, फिर भी है जो देखो कितने कम बच्चे जुड़े हुए हैं और कितने कम व्यू आते हैं वीडियो पे। आप लोग शेयर वगैरह करते नहीं होंगे शायद, परंतु यदि मैं वैकेंसी की इंफॉर्मेशन वाला कोई वीडियो बनाऊंगा तो वो 50,000 से प्लस व्यू ले आएगा। परंतु स्टडी जहां पे मेहनत करके पढ़ाया जा रहा है, देखिए दोस्तों पूरे इस कंटेंट को इस तरीके से एक टेबल में बना के आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। आपके त्याग पत्र, पद से हटाने की प्रक्रिया, शपथ, कार्यकाल, न्यूनतम आयु, ये सब के सब एक टेबल में है जो क्लियर हो गई। ऐसी टेबल आपके एक मानचित्रावली में बनी हुई है, तो उस टेबल को पढ़ लेना, यहां से वीडियो देख लेना और इसकी पीडीएफ है जो आपको मिल जाएगी सिखवाल के टेलीग्राम चैनल पे, वहां से है जो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को और ये पीडीएफ भी ले लेना दोस्तों। अब दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट रह गया था ना आपके अविश्वास प्रस्ताव समझाना, तो अविश्वास प्रस्ताव है जो मैं आपको समझा देता हूं। अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव क्या दोस्तों? अविश्वास प्रस्ताव मतलब कि जो ग्राम पंचायत समिति के सदस्य, भले ही ग्राम पंचायत के आपके ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच और दोस्तों पंचायत समिति के प्रधान, उप प्रधान और जिला परिषद के जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख को पद से हटाने की क्या प्रावधान है? अविश्वास प्रस्ताव है। तो अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाएगा? तो अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु दोस्तों, प्रस्ताव लाने हेतु जो पहली शर्त है, वो पहली शर्त क्या है दोस्तों? प्रस्ताव लाने की पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है कि अविश्वास प्रस्ताव तभी स्वीकार किया जाएगा जब उसके समर्थन में जिस भी, जैसे पंचायत समिति में लाया गया है तो पंचायत समिति के जितने भी सदस्य हैं उनका 1/3 सदस्यों का क्या होना चाहिए? 1/3 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, समर्थन है जो होना चाहिए। 1/3 सदस्यों का जब समर्थन होगा तभी अविश्वास प्रस्ताव है जो लाया जाएगा। मतलब कि एक कोई है, मान लो पंचायत समिति है, एक कोई पंचायत समिति है, उसमें 9 सदस्य हैं, टोटल 9 सदस्य हैं, तो 9 में से जब 3 सदस्य मिलके कहेंगे कि हमें जो आपके प्रधान जी को हटाना है, तो है जो उनकी बात को सुना जाएगा, अन्यथा नहीं चुना जाएगा। मतलब 1/3 सदस्यों का क्या होना चाहिए? समर्थन होना चाहिए। परंतु पारित कितने से होना चाहिए? पारित होना चाहिए दोस्तों 3/4 बहुमत से। बहुमत से जब प्रस्ताव पारित हो जाएगा तभी है जो दोस्तों प्रधान जी को पद से हटाया जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि यदि किसी पंचायत समिति में 10 सदस्य थे और प्रधान को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाए, तो दोस्तों 10 में से दोस्तों जब 8, लगभग 8 है ना, 7.5 होता है वैसे 3/4, तो लगभग 8 सदस्य जब समर्थन में आएंगे तभी है जो दोस्तों उसे पद से हटाया जाएगा, तभी है जो उसको पद से हटाया जाएगा। अपन ऐसा मान सकते हैं यदि 12 सदस्य हो तो 12 सदस्यों में से जब पूर्ण रूप से 8 सदस्य, 12 सदस्यों में से पूर्ण रूप से 8, इसका 3/4 कितना होता है? निकालो, देखिए मैथ कमजोरी है अपनी, है ना? हाँ 9, बिल्कुल 9 है ना। जब 9 सदस्यों का है जो समर्थन होगा तभी प्रधान जी को है जो हटाया जाएगा। तो दोस्तों 3/4 सदस्यों के बहुमत से जब उसे पारित कर दिया जाएगा तो दोस्तों जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वो पारित है जो मान लिया जाएगा। परंतु एक शर्त है, एक शर्त यह है कि प्रथम 2 वर्ष के कार्यकाल में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। कोई नया ही सरपंच बना है और सरपंच बनते ही 1 महीने बाद कहो कि हम तो तुम्हारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे, ऐसा नहीं होगा। प्रथम 2 वर्ष में, प्रथम 2 वर्ष में अविश्वास प्रस्ताव नहीं, प्रथम 2 वर्ष में अविश्वास प्रस्ताव है जो नहीं लाया जाएगा। यह है जो एक कंडीशन है कि प्रथम 2 वर्ष तो किसी को काम करने का मौका दो, 2 वर्ष बाद लगे कि हाँ ठीक से काम नहीं कर रहा है तो अविश्वास प्रस्ताव ले आओ। अब कोई अविश्वास प्रस्ताव ले आया 2 वर्ष बाद, मान लो 2 वर्ष बाद कोई अविश्वास प्रस्ताव ले आया और वह अविश्वास प्रस्ताव असफल हो गया, वह अविश्वास प्रस्ताव असफल हो गया, तो दोस्तों असफल होने के बाद
एक अविश्वास प्रस्ताव लाया, वो असफल हो गया। असफल होने के बाद दोबारा अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों 1 वर्ष तक नहीं लाया जाएगा। एक असफल होने के बाद 1 वर्ष तक नहीं। कहने का मतलब यह है कि किसी के विरुद्ध है जो कोई पंचायत समिति या ग्राम पंचायत का गठन 2020 में हुआ, 2 वर्ष की अवधि हुई 2022 में, और दोस्तों 2 वर्ष की अवधि जैसे ही खत्म हुई, 2023 का वर्ष जैसे ही प्रारंभ हुआ, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और अविश्वास प्रस्ताव क्या हो गया? असफल हो गया। असफल हो गया तो जिस दिन मान लो ये अप्रैल 2023 में असफल हुआ है ना, तो अप्रैल 2024 तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। इसके बाद है जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, यानी कि असफल होने के बाद 1 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। इसके अलावा एक और कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अंतिम वर्ष में नहीं, अंतिम वर्ष में है जो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। जैसे 2020 में कोई पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या जिला परिषद का गठन हुआ, 2024 के बाद जैसे ही 25 स्टार्ट हो जाएगा, उस वर्ष में कोई अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहेगा तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। यह बात है जो ध्यान में रखनी है। तो अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जाता है दोस्तों? ग्राम पंचायत स्तर पे सरपंच उप सरपंच को हटाने के लिए, पंचायत समिति स्तर पे प्रधान उप प्रधान को, और दोस्तों आपके जिला स्तर पे जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव लाने के लिए 1/3 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। पारित करवाने के लिए 4/3 के बहुमत से पारित होना चाहिए। और दोस्तों शर्त क्या है? प्रथम 2 वर्ष में नहीं लाया जाएगा, असफल होने पे 1 वर्ष तक नहीं लाया जाएगा, और अंतिम वर्ष में जो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके अविश्वास प्रस्ताव का एक कंसेप्ट। मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे। यदि समझ पाए हैं तो सभी कमेंट बॉक्स में बता दो कि हाँ समझ में आ गया। नहीं आया है तो मैं दोबारा समझा देता हूं। बिल्कुल अलका जी सही कह रहे हैं, 2 वर्ष में नहीं, अंतिम साल में नहीं ला सकते। हाँ जी, अब मैं 1-2 फैक्ट आपके साथ और शेयर कर देता हूं। यदि आपसे यह पूछा जाए, जैसे पूछा गया है कि प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी? ये एक बार पूछ लिया एग्जाम में, तो आप भी ध्यान में रखना। अभी महिलाओं का मामला चल रहा है, क्योंकि महिला बिल है जो संसद में आ रखा है, आरक्षण बिल, तो महिलाओं से संबंधित पूछा जा सकता है। प्रथम महिला जिला प्रमुख यदि आपसे पूछे तो आप कहोगे नगेंद्र बाला। कहां से बने थे? कोटा से बने थे। अब आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि प्रथम महिला सरपंच कौन थी। यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रथम महिला सरपंच कौन थी, यह आपको है जो कमेंट बॉक्स में बताना है। बताओ, देखिए कमेंट बॉक्स में कि राजस्थान में प्रथम महिला सरपंच कौन थी। प्रथम महिला जिला प्रमुख मैंने आपको बता दी, नगेंद्र बाला। यह प्रश्न पूछा गया है तो आपको ध्यान में रखना है। प्रथम महिला सरपंच कौन थी, यह आपको है जो कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। अब अपन एक आपने पढ़ा होगा पैसा एक्ट, उसको भी पढ़ लेते हैं। पैसा एक्ट है जो आपने पढ़ा होगा, पैसा एक्ट 1905। इसको थोड़ा अलग से पढ़ लेते हैं, चलो इंपॉर्टेंट है, अलग से एक वीडियो भी बन जाएगा। अब क्या पढ़ेंगे दोस्तों अपन? पैसा एक्ट। पैसा एक्ट मतलब पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल एरिया। पैसा एक्ट कब आया था? 1995 का ये एक्ट था। तो पैसा एक्ट को है जो अपन पढ़ रहे हैं। पैसा एक्ट आपने पढ़ा होगा, यहां से एग्जाम में भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन कौन से राज्यों में लागू है। पिछले आरएस एग्जाम में शायद पूछा गया था कि कौन कौन से राज्यों में लागू है। 5-6 राज्यों का नाम दे दिया और उसमें आपको छांटना था कि कौन से राज्यों में लागू है और कौन से में नहीं है। पैसा एक्ट, तो पैसा एक्ट इसकी फुल फॉर्म तो क्या है? पंचायत एक्सटेंशन, मतलब पंचायती राज संस्थाओं का एक्सटेंशन यानी कि विस्तार करना है। कहां पे? शेड्यूल एरिया में, मतलब कि अनुसूचित जो सेक्टर है वहां पे है जो पंचायती राज का विस्तार करना है। हिंदी लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, पंचायतों का अनुसूचित सेक्टरों में विस्तार।
पंचायतों का अनुसूचित सेक्टरों में विस्तार। ये पैसा एक्ट किस समिति की सिफारिश पे लाया गया, ये जरूर पूछा जाता है। पैसा एक्ट किस समिति की सिफारिश पे लाया गया? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पैसा एक्ट जिस समिति की सिफारिश पे लाया गया वो समिति कौन सी थी दोस्तों? दिलीप सिंह भूरिया समिति। आप बस भूरिया समिति याद रख लो, भूरिया समिति की सिफारिश पे लाया गया। इसको लाने के उद्देश्य क्या थे? तो इसका लाने का उद्देश्य यही था, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पंचायतों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार देना है। हाँ बिल्कुल, सगन बहन बिल्कुल सही बताया अलका जी ने, बिल्कुल सही। प्रथम महिला सरपंच कौन है? सगन बहन, जो कि कहां से आती हैं? फलोदी से आती हैं। फलोदी में गांव कौन सा है मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ पर फलोदी से हैं जो आते हैं सगन बहन, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो भूरिया समिति की सिफारिश पे पैसा एक्ट लाया गया। उद्देश्य क्या था? पंचायती राज की जो व्यवस्था है उन्हें जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में लागू करवाना। अब अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होती, अपन को पता है, अपन ने एक अनुच्छेद भी पढ़ा इसके संदर्भ में। तो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में जब लागू नहीं हुई तो वहां लागू करवाने के लिए पैसा एक्ट लाया गया। और पैसा एक्ट में कहा गया कि जो अनुसूचित क्षेत्र होंगे वहां पे जो ग्राम सभा होगी वह बहुत शक्तिशाली होगी। मतलब ग्राम सभा इस रूप में वहां पे पंचायतों को लागू करवा, पंचायती राज संस्थाओं को लागू करवाया जाएगा ताकि वहां के रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके, है ना, वहां के रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके, उनकी परंपराओं का संरक्षण किया जा सके। ग्राम सभा को यह पावर दे दो कि वह किस योजना को अपने यहाँ पे लागू करवाना चाहते हैं, किसको नहीं, इसकी अनुमति ग्राम सभा देगी। मतलब पंचायत राज से संबंधित प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करना और इस रूप में लागू करना ताकि उनकी है जो परंपराओं और रीति रिवाजों को भी ठेस नहीं पहुंचे, उनका भी है जो संरक्षण हो जाए। इस उद्देश्य से जो इन्हें लागू किया गया। तो लागू कब किया गया? तो दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पे 24 दिसंबर 1996 को है जो इन्हें लागू कर दिया गया। वर्तमान में कितने राज्यों में ये लागू हैं? तो कितने राज्यों में लागू हैं दोस्तों? 10 राज्यों में लागू हैं। कितने राज्यों में हैं? 10 राज्यों में हैं जो लागू हैं। 10 राज्य कौन कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में आप भी लिखो, मैं बोर्ड पे लिखता हूं, है ना। पहला राज्य कौन सा? आपके हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश। और कौन सा है दोस्तों? आपके राजस्थान है। राजस्थान है। राजस्थान के दक्षिण में कौन सा ये राज्य आता है? गुजरात। गुजरात में भी ये लागू है। गुजरात के दक्षिण में कौन सा आता है? महाराष्ट्र। तो इस तरीके से ये तो सीमावर्ती हो गए, राजस्थान, गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र। ऊपर आ गया हिमाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, तीनों एक साथ हो गए। फिर दोस्तों अपन देखते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र के सीमावर्ती कौन सा आ जाता है? मध्य प्रदेश आ जाता है कि नहीं आता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी ये लागू है। मध्य प्रदेश का पड़ोसी देश कौन सा? पड़ोसी राज्य कौन सा? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में भी ये लागू है। छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य कौन सा? झारखंड। तो झारखंड में भी ये लागू है। झारखंड का पड़ोसी राज्य कौन सा? उड़ीसा। तो उड़ीसा में भी यह लागू है। तो इन राज्यों में लागू है ही है। साथ में एक दोस्तों महाराष्ट्र का एक और थोड़ा सा दूर का पड़ोसी कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी ये लागू है। आंध्र प्रदेश का पड़ोसी कौन सा? तेलंगाना। तेलंगाना। तो तेलंगाना में भी ये लागू है। तो ये जो दोस्तों 10 राज्य हैं, यहां पे क्या है दोस्तों? यहां पे पैसा एक्ट लागू है। कौन सी समिति पे आया? दिलीप सिंह भूरिया समिति पे है जो ये आया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 12 साल से 13 साल तक सरपंच रही। बिल्कुल अलका जी, आपकी जानकारियां भी बहुत शानदार हैं। तो ये दोस्तों 10 राज्य हैं जहां पे क्या है? पैसा एक्ट लागू है। यदि आप अपने दिमाग में मैप क्लियर रख के इनको याद करोगे तो ये याद हो जाएंगे। ये आपस में क्या है? लगभग पड़ोसी राज्य है। ऊपर हिमाचल प्रदेश आ गया, हिमाचल प्रदेश उत्तर में याद कर लो, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य देख लो 2, मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, उड़ीसा, फिर एक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना देख लो। तो ये 10 राज्य हैं। 10 हो तो गए ना? हाँ 10 हो गए। इन 10 राज्यों में जो क्या है दोस्तों? ये पैसा एक्ट लागू है। अब राजस्थान में ये कब से लागू हुआ? तो राजस्थान में ये कब से लागू हुआ दोस्तों? तो राजस्थान में ये आपको याद रखना है दोस्तों,
30 सितंबर के दिन लागू हो गया था। 30 सितंबर 1999 को यह राजस्थान में लागू हुआ। राजस्थान में कितने जिलों में है? तो दोस्तों अब तो नए जिले बन गए, पहले तो 8 जिलों में था, अब शायद नए जिले होंगे तो 9-10 एक जिलों में है, परंतु कहां पे है? बस आप राजस्थान का मैप ध्यान में रखो। जैसे आपने भारत के मैप से याद किया वैसे ही आप राजस्थान का मैप भी क्या रखो, ध्यान में रखो और याद रखो। दोस्तों राजस्थान का मैप कुछ इस तरीके का ही है, बनाने का प्रयास करते हैं। ज्यादा नहीं बना पाते क्योंकि ज्यादा अभ्यास नहीं है हमारा, तो राजस्थान कुछ कुछ ऐसा ही दिखता है। तो राजस्थान में पैसा एक्ट कौन से राज्य, कौन से जिलों में लागू है? तो ये वाले जो जिले हैं ना आपके दक्षिण वाले, इन दक्षिण वाले जिलों में है जो क्या है, पैसा एक्ट लागू है। दक्षिण में कौन कौन सा आ गया? यहां पे आ गया आपके उदयपुर, उदयपुर में लागू है। और दोस्तों उदयपुर से थोड़ा पहले सिरोही आ गया, तो सिरोही में भी लागू है, सिरोही में भी लागू है। यहां पे आपका राजसमंद आ गया, राजसमंद में भी लागू है। और दोस्तों उदयपुर को अब तोड़ के एक सलुम्बर बनाया गया, तो सलुम्बर में भी ये लागू ही है, सलुम्बर में लागू है। यहां पे आपका डूंगरपुर आता है, डूंगरपुर में लागू है। यहां पे आपका बांसवाड़ा आता है, बांसवाड़ा में लागू है। यहां पे आपका प्रतापगढ़ आता है, तो प्रतापगढ़ में ये लागू है। और दोस्तों कहां पे? यहां पे आपका चित्तौड़ आता है, तो चित्तौड़ में भी यह लागू है, चित्तौड़गढ़ में भी यह लागू है। तो राजस्थान के इन जिलों में यह लागू है। और कब से लागू है? 30 सितंबर 1999 से जो पैसा एक्ट को लागू किया गया। एक खास बात है दोस्तों, पैसा एक्ट में एक रिजर्वेशन रखा गया है कि 50% से अधिक सीटें किसके लिए रिजर्व होगी? एसटी के लिए हैं जो रिजर्व होगी। पैसा एक्ट में जो पंचायतों के चुनाव होते हैं उनमें 50% से अधिक सीटें एसटी के लिए हैं जो रिजर्व होती है। बाकी सेक्टरों में तो जनसंख्या के अनुपात में, परंतु यहाँ पे 50% से अधिक सीटें एसटी के लिए रिजर्व होती हैं। और इसीलिए जो ये वाले जिले हैं यहाँ पे जो पंचायतों के चुनाव होते हैं, यहाँ पे लगभग दोस्तों 100% सीटें जो पंचायतों की हैं वो किसके लिए हैं? एसटी समुदाय के लिए रिजर्व है। मतलब यहाँ पे सरपंच वही बनेगा जो कौन से समुदाय से आता हो? एसटी समुदाय से जो आता हो। तो दोस्तों ये हो गया आपके पैसा एक्ट। अब एक बार रिवीजन कर ले, क्या बांसवाड़ा संभाग के में पूरे में पैसा एक्ट लागू है? बिल्कुल सही कह रहे हैं अलका जी, बिल्कुल है जो आप सही कह रहे हो। अब एक बार दोस्तों आज जो पढ़ा उसका तुरंत रिवीजन कर लेते हैं और आज की क्लास को विराम देते हैं। काफी लंबी हो गई क्लास, परंतु अपना क्या हो गया? पंचायती राज है जो दोस्तों पूरा हो गया। पंचायती राज जो संस्था है वो पूरी हो गई। अपने इस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले क्या देखा दोस्तों? अनुच्छेद 243 जी देखा। क्या कह रहा था कि पंचायती राज संस्था कौन से कार्य करेगी? तो कौन से कार्य करेगी? 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय दे रखे हैं उस पे कार्य करेगी। परंतु 29 में से पंचायतों को कितने कार्य दिए जाएंगे, कितने विषय हस्तांतरित किए जाएंगे, ये तय कौन करेगा? राज्य विधानमंडल करेगा। राज्य विधानमंडल ने कितने विषयों का हस्तांतरण कर दिया? 2010 तक 16 विषयों का हस्तांतरण किया था। 2 अक्टूबर 2010 को 5 और विषयों का हस्तांतरण कर दिया। तो टोटल कितने? 21 विषयों का है जो हस्तांतरण अब तक हो चुका है। और 5 कौन से थे ये भी हैं जो अपन ने देख लिए। इसके बाद अपन ने क्या देखा दोस्तों? फिर अपन ने देखा अनुच्छेद 243 एच क्या कह रहा था? कर और निधियों के बारे में बात कर रहा था। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा दिमाग मत लगाना। इसके बाद अपन ने बात की अनुच्छेद 243 आई, वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु वित्त आयोग, है ना। तो वित्त आयोग को तो अपन ने एक अलग से वीडियो बना करके पढ़ रखा है, तो ये ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 243 आई में क्या है? वित्त आयोग है, और वित्त आयोग का अलग से वीडियो जो बना हुआ है उसको है जो आपको देखना है। हाँ जी, इसके बाद अपन ने देखा अनुच्छेद 243 जे में कहा गया कि जो पंचायतों के खाते होते हैं उनका ऑडिट किया जा सकता है, और ऑडिट की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य विधानमंडल करेगा। अनुच्छेद 243 के राज्य निर्वाचन आयोग, उसको है जो अपन ने अलग से वीडियो में डिटेल से पढ़ रखा है, तो उसकी कोई दिक्कत है जो अपन को नहीं है, वो वीडियो देख लेना एक बार रिवीजन के लिए। फिर अपन ने देखा अनुच्छेद 243 एल, इसमें कहा गया कि पंचायती राज से संबंधित जो प्रावधान है वो संघ राज्य सेक्टरों में, मतलब कि
केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होंगे। और भारत में 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, जहां पे ये व्यवस्थाएं लागू हैं दोस्तों। फिर अपन ने देखा अनुच्छेद 243M, इसमें कहा गया कि कुछ सेक्टरों में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होंगे। अनुच्छेद 244 में उल्लेखित जो एसटी सेक्टर है, मतलब जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित सेक्टर है, वहां पे ये लागू नहीं होंगे। और वर्तमान में भारत में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर के पर्वतीय सेक्टर और वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में ये प्रावधान लागू नहीं है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक स्तरीय जनजातीय परिषद है, ये ध्यान में रखना दोस्तों। इसके बाद अपन ने अनुच्छेद देखा 243N। 243N क्या कह रहा है, पूर्व की विधियां लागू रहेगी, यानी कि ये जो 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ और इसके बाद जो राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1994 लागू हुआ, उससे पहले की जो विधियां हैं वो जब तक राज्य विधानमंडल निरस्त नहीं करेगा तब तक वो लागू रहेगी। ये कहां पे, अनुच्छेद 243N में कहा गया। अनुच्छेद 243 वो जो लास्ट में था, इसमें कहा गया कि राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित जितने भी मामले, परिचिमन का हो, वोटर लिस्ट का हो या अन्य आरक्षण का हो, कोई भी मामला हो, उसे न्यायालय में है जो चुनौती नहीं दी जाएगी, उसे न्यायालय में है जो चुनौती नहीं दी जाएगी। इसके बाद अपन ने क्या देखा, इसके बाद ये विज्ञापन देखा, कोर्स सभी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसके बाद अपन ने क्या किया दोस्तों, इसको पूरी टेबल फॉर्मेट में पढ़ा, पूरा का पूरा तीनों संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन है जो अपन ने किया। ये टेबल आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, देख लेना है ना, इसे है जो आप रिवीजन कर लेना। इसमें त्याग पत्र वाला सबसे इंपॉर्टेंट है और बैठकों में जो पदेन सदस्य हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपन ने देखा अविश्वास प्रस्ताव को समझा कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए शर्त क्या है। पहली शर्त है कि आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो 1/3 सदस्यों का समर्थन लेना है। पारित तभी होगा जब 3/4 सदस्यों का बहुमत होगा। पहली शर्त यह है कि 2 वर्ष तक नहीं आएगा, फेल हो गया तो 1 वर्ष तक नहीं आएगा और अंतिम वर्ष में नहीं आएगा। फिर दोस्तों अपन ने देखा कि राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी, नगेंद्र बाला थी, और सरपंच कौन थी, सगनबेन थी। इसके बाद अपन ने देखा पैसा एक्ट 1995 का दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पे आया। पंचायत से संबंधित प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में कैसे विस्तारित किया जाए इस हेतु आया। 24 दिसंबर 1996 को पूरे भारत में लागू हुआ। वर्तमान में 10 राज्यों में है जो लागू है, जो आपस में सारे पड़ोसी हैं। इसके बाद अपन ने देखा कि राजस्थान में पैसा एक्ट कब लागू हुआ, 30 दिसंबर 1999 को हुआ। राजस्थान के जिले कौन से हैं वो भी हैं जो अपन ने देख लिए। तो ये थी दोस्तों आपकी छोटी सी क्लास, छोटी नहीं आज थोड़ी सी बड़ी सी क्लास थी। पूनम जी क्या कह रहे हैं, पूनम जी कह रहे हैं मैं आज तब तक खत्म हो गई। हाँ अच्छा, मैं आई तब तक खत्म हो गई, अब रिकॉर्डेड देख लूंगी। हाँ तो रिकॉर्डेड देख लिया करो क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपको मेरे पढ़ाया हुआ ठीक लगा है तो लाइक का बटन जरूर दबा के जाना और कमेंट जरूर करके जाना, है ना। लाइव कमेंट तो क्या है, दिखते नहीं है, बाद में शो नहीं होते। रिकॉर्डेड है जो कमेंट कर देना, मतलब क्लास खत्म होने के बाद कमेंट यदि आपको ठीक लगे कर लेना, समय मिले तो कर लेना। कल फिर मिलते हैं 7 बजे, नगरीय स्वशासन को पूरा एक क्लास में पढ़ेंगे। और दोस्तों मिलेंगे एक दिन, पूरे एक दिन अपनी मुलाकात रहेगी। किस दिन दोस्तों, 24 तारीख को 4 बजे अपन मैराथन क्लास लेंगे। जो अब तक पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे, आराम से करेंगे, जल्दबाजी में नहीं करेंगे, आराम से करेंगे। 5-6 घंटे का समय लेंगे और सारी चीजें उस दिन आपको याद हो जाएगी। और उस दिन आप क्या बन जाओगे, स्टेट पॉलिटी के मास्टरमाइंड बन जाओगे। कोई प्रश्न आपका गलत कभी नहीं होगा। तो 24 को मिलते हैं, कल भी मिलते हैं। अब इजाजत लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।